चलो, तो लास्ट लेक्चर जो है हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्प्रिंग्स। और वहाँ पे भी हमने देखा था कि अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होता है, एंड अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे तो एक्सेलरेशन सेट होने के बाद बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कैसे चेंज होता है, उसका डिस्कशन हमने कल के लेक्चर में शुरू किया था। यस नो? चलो, अभी ऑडियो वीडियो किसी को कुछ इश्यू नहीं ना आज? ग्रेट। सो विल स्टार्ट today discussion about next part which is related with the spring, that is apparent weight. apparent weight apparent weight। अब यहाँ पे वेट इन्वॉल्व हो रहा है एंड वेट जो है वो apparent बोला जा रहा है। और ये अगर apparent weight है इसका मतलब क्या होगा, देखो कि जो नॉर्मली हमारा वेट होता है वो एक्चुअल में हम मेजर करते बाय यूजिंग वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन जो भी वेट मेजर करती है वो Recording in एक्चुअल में progress. ट्रू वेट नहीं होता है, उसको अपन एपरेंट वेट बोलते हैं। अब एपरेंट वेट क्यों बोलते हैं, इसका रीजन देखो, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पे अपन वेट प्लेस करते हैं। और वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पे वेट प्लेस करने के बाद वहां पे होता क्या एक्चुअल में, वो जो वेट हमने प्लेस किया था वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स प्रोवाइड करता है उस वेइंग मशीन के फ्लोर के ऊपर। और इसको अगर क्रॉस चेक करना होगा तो हम अगर वहां पे वेट नहीं भी रखेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ फिंगर या फिर विद द हेल्प ऑफ हैंड अगर उसको जोर से प्रेस करते जाएंगे तो नॉर्मल हमारा हाथ रखने के बाद जो रीडिंग होगी एंड उसको प्रेस करने के बाद जो रीडिंग आती है, विल इट बी सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट। क्यों डिफरेंट आ रही है? क्योंकि देखो हमारा जो हाथ है उसका जो वेट है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पे कांस्टेंट रीडिंग वहां पे हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो कांस्टेंट रीडिंग नहीं मिलती है, डिफरेंट मतलब चेंज होने वाली रीडिंग मिलती है। इसका मतलब हम वहां पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने जो फोर्स उस वेइंग मशीन के ऊपर एक्सर्ट किया है उस फोर्स की रीडिंग वो वेइंग मशीन शो करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे वेट के पीछे लिखा है एपरेंट, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है, वो अपियर होने वाला वेट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एपरेंट वेट क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो भी वेइंग स्केल होती है मेजरमेंट करती है वो वेट का नहीं करती है, किसका मेजरमेंट करती है? फोर्स का। फोर्स का, नॉर्मल फोर्स का, जो वेइंग मशीन के ऊपर अपन वहां पे एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वेइंग मशीन मतलब क्या होता है, ये तो सबको आइडिया आ गया। वेइंग मशीन मतलब होता है एक डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेट। एंड बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि वेइंग मशीन मेजर्स एपरेंट वेट। अब एपरेंट वेट इसलिए बोला कि इसका और वेट का एक्चुअल में कोई रिलेशन नहीं होता है, इट एक्चुअल मेजर्स नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो बॉडी के वेइंग मशीन के ऊपर रखने के बाद और रखने की वजह से वेइंग मशीन के ऊपर एक्ट होने वाला है। अब ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या क्या था, उसको हमने पूरा पहला वीक डिस्कस किया था कि दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई तो वो बॉडी क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट करती है, एंड वो फोर्स एक्सर्ट होता है बिकॉज ऑफ देयर कांटेक्ट, इसलिए उस कांटेक्ट फोर्स को हम बोल रहे थे एज ए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। यानी कि जो वेइंग मशीन हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं या फिर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो बेसिकली क्या है कि दोनों भी केस में जो है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मेजर किया जाता है। ठीक है, तो उसको अपन ग्रेविटेशनल वेट कंसीडर करते हैं तेजस, बिकॉज वहां पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल्स टू mg होता है। यू विल गेट, आगे आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, उसको हमने ग्रेविटेशनल वेट क्यों बोला था। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी सपोज फ्लोर है और उस फ्लोर के ऊपर अगर हमने एक ब्लॉक रख दिया तो ये ब्लॉक जो है उसके ऊपर नीचे जो फोर्स एक्सर्ट करता है mg। अब ये mg मतलब हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स जो फ्लोर के ऊपर एक्ट हो रहा है,
एंड इस फोर्स को रिएक्शन मिलती है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो बनता है यहाँ पे एन, और एन को अपन बोलते हैं एज ए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मेजर किया जा रहा है बाय वेइंग मशीन, ठीक है ना। तो वेइंग मशीन जो मेजर कर रही है, फिर हमने जो ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल वेट की कंसेप्ट देखी थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मास का हम कोई मतलब किसी भी कंडीशन में उसको चेंज नहीं कर सकते, जो मास था जैसे था वो वैसे के वैसे ही रहने वाला है। बस यहाँ पे डिफरेंट केसेस में हम उसको कैसे कंसीडर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बस उसका नोमेनक्लेचर चेंज होने वाला है, बस उसका एक्ट होने का तरीका जो नेचर है दैट विल बी सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली वेइंग मशीन मतलब क्या होता है, आपको मतलब एकदम सिंपल केस जब जो हमने इस टॉपिक में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑब्जर्व किया है वही कंसीडर करना है, ठीक है। सबने वेइंग मशीन देखी है, उसके ऊपर वेट भी मेजर किया है, और आपको डिफरेंस समझने के लिए मैंने बोला कि हाथ हम प्रेस करेंगे नॉर्मली, सॉरी प्लेस कर देंगे, या फिर प्लेस करने का छोड़ के उसको अगर जोर से प्रेस करेंगे तो दोनों केस में जो रीडिंग मिलने वाली है दैट विल बी डिफरेंट। तो ये रीडिंग डिफरेंट क्यों हो रही है, उसका रीजन ये है कि जब सिंपली हम उस हाथ को वेइंग मशीन के ऊपर रख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स वेइंग मशीन मेजर कर रही है। लेकिन जब उसको अपन पकड़ के प्रेस कर रहे हैं तो उस केस में ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है उस केस में। क्लियर सबको? Yes, sir. क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये क्या हो जाता है, n इज इक्वल्स टू एम जी होता है। लेकिन हम आगे जाके इसके एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, उसमें हमें समझ में आएगा कि कभी कभी ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है ये एम जी के इक्वल हो सकता है, या फिर कभी कभी ये n ग्रेटर देन एम जी हो सकता है, कभी कभी n लेस देन एम जी हो सकता है, कभी कभी n इक्वल टू 0 हो सकता है कैसे पॉसिबल है क्या, जो लिखा है मैंने वो Yes, sir. कब पॉसिबल हो सर सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर सर जब ये बॉडी ऊपर मोशन का में होगी तब। नॉर्मल, यस शिवम, हाँ बोलो बोलो। सर ये ऊपर का नॉर्मल कंडीशन में होगा, और ये वेरी गुड। जो n ग्रेटर देन mg है जब हम उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। नहीं फोर्स कभी भी अप्लाई करेंगे, फोर्स का लेकिन कंपोनेंट होगा सर परपेंडिकुलर, उस केस में नहीं नहीं होगा। फोर्स कभी भी अप्लाई करेंगे तो उस केस में कंडीशन क्या होने वाली है कि ये इक्विलिब्रियम वहां पे मेंटेन होने वाला है। लेकिन अगर हमने जिस फ्लोर पे वेइंग मशीन को रखा है एंड जिस फ्लोर के ऊपर वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन के ऊपर जो अपन वेट रखने वाले हैं वो अगर पूरी की पूरी सिस्टम अगर एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि लिफ्ट की केस हमने देखी थी, लिफ्ट अगर अपवर्ड Yes. जा रही है, लिफ्ट अगर डाउनवर्ड जा रही है, या फिर मंकी है रोप क्लिम्बिंग कर रहा है, तो उस केस में हमने देखा था कि अगर वो पूरी सिस्टम अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उस केस में ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि लिफ्ट एट रेस्ट, मतलब हमने क्या किया है, एक लिफ्ट कंसीडर की है, ये आ गई हमारी लिफ्ट। ये लिफ्ट में सपोज ये वेइंग मशीन है, एंड इस वेइंग मशीन के ऊपर W मतलब वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन के ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका वेट अपन मेजर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, देखो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एक लिफ्ट है, और मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया था कि लिफ्ट कैसी है, At rates. रेस्ट में। रेस्ट लिफ्ट अगर रेस्ट में, इसका मतलब यहाँ पे लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, 0. 0 है। जीरो। तो अगर यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहां पे हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे mg विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट विल एक्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एंड अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू बन जाएगा mg, यानी जो भी एपरेंट वेट यहाँ पे रहेगा, जो भी एपरेंट वेट यहाँ पे रहेगा वो भी कितना बनेगा, mg बनेगा। क्लियर? ये नॉर्मल केस हो गई जो ऊपर हमने कंसिडर की थी। अभी वन बाय वन ये सारी केसेस कब ऑकर होती है हमें वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल सी बात थी। अब हम इसमें थोड़ा सा एडिशन करते जाएंगे। सेकंड केस में अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और पहले कंसीडर करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये जो पूरी डायग्राम है वो सिमिलर रहेगी। अगेन हम यहाँ पे एक लिफ्ट ड्रॉ करेंगे,
और ये आ गई हमारी लिफ्ट, इसमें ये वेइंग मशीन आ गया W, और उसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है जिसका वेट अपन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो भी कहाँ पे रहेगा? यस नो? क्या बोला मैंने कि लिफ्ट है एंड इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन रहेगा वो अपवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, कहाँ पे रहेगा? 0. जीरो। वेरी गुड। व्हाई जीरो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म फिजिक्स है बेटा, ठीक है ना, वेलोसिटी। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गई थी, उसको कभी भूलना नहीं है। यहाँ पे मुझे अपवर्ड भी आंसर मिल रहे हैं। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो बात ही खत्म, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो यहाँ पे हमने a इक्वल टू जीरो लिख दिया, यानी कि फिर से सिचुएशन सेम बनेगी। नीचे एक्ट होने वाला वेट होगा mg, ऊपर जाएगी नॉर्मल रिएक्शन, एंड यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है तो n माइनस एम जी विल बिकम जीरो। दैट्स वाई n बनेगा mg, एंड यही हमारा अपरेंट वेट बन जाएगा। क्लियर? अभी अगर इसको मैं अपवर्ड की जगह पे डाउनवर्ड भी ले लूँ तो भी कंडीशन क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी, बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो डाउनवर्ड आ रहा है तो भी वहाँ पे एक्सेलरेशन को जीरो ही बनना है, एंड अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg रहती है, उसमें कोई चेंज ऑकर नहीं होता है। लेकिन अगर वहाँ पे कंडीशन हमें दी है और उसमें बोला गया है कि लिफ्ट is moving with uniform acceleration a, एंड ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a अब दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर से बाकी कंडीशन सेम रहेगी, बस एक एडिशनल पार्ट हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। ये आ गई हमारी लिफ्ट, ये आ गई हमारी वेइंग मशीन, और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक प्लेस किया है। अब अगर ये विथ एक्सेलरेशन a अपवर्ड जा रही है तो इसके एफबीडी में कुछ चेंज ऑकर होगा या नहीं होगा? Yes, sir. क्या चेंज होगा बोलो? जो ब्लॉक है उसका वेट जाएगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी इक्वेशन बनेगा n माइनस एम जी। लेकिन ऊपर की केस में जो हम n माइनस एम जी इक्वल टू जीरो लेते थे, अब जीरो लेना पड़ेगा या ma लेना पड़ेगा? ma। वेरी गुड। तो ये बनेगा ma, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो n इक्वल्स टू बनेगा mg प्लस ma, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो है ये बनेगा m इन ब्रैकेट g प्लस a। तो अब यहां पे बोलो n एंड mg आर सेम और डिफरेंट? Different. Different. डिफरेंट। क्या है डिफरेंस उसमें? Normal greater than mg. फर्स्ट कंडीशन बन गई, n ग्रेटर देन mg आ गया, Yes, sir. तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ये n ग्रेटर देन mg हो गया। इस केस में क्या होगा? वेट सेम रहेगा जो अपन मेजर कर रहे हुए, या फिर उसकी रीडिंग बढ़ जाएगी? रीडिंग बढ़ जाएगी। रीडिंग विल इंक्रीज। तो एक्चुअल ट्रू वेट जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। ट्रू वेट की अगर बात करेंगे तो ट्रू वेट मतलब कितना होता है? ये होता है mg। ये कभी चेंज नहीं हो सकता जब तक अपन अर्थ के ऊपर है तब तक। लेकिन ट्रू वेट मेजर अपन यहाँ पे वेइंग मशीन से कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे वेइंग मशीन से जो रीडिंग हमें मिलती है हमने पहले डिसाइड किया है वो एपरेंट वेट है। तो एपरेंट वेट जो है वो सिस्टम के एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए एपरेंट वेट जो है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब n विल बिकम ग्रेटर देन mg। क्लियर? यस। Yes, sir. यानी कि आपको अगर बोला गया है कि एक पर्सन है जिसका वेट हमें मेजर करना है, उसका एक्चुअल मास है 60 kg, और उसको हमने बिठा दिया है एक लिफ्ट में जो मूव हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो उस केस में उसका एपरेंट वेट कितना होगा? हर बार जी को 10 ही लेंगे आप। वेरी गुड। क्या होगा? 1200। 1200। लिफ्ट अपवर्ड जा रही मतलब ऊपर जो कंडीशन दिखी थी वही मेंटेन होगी, यानी कि एपरेंट वेट बनेगा m इन ब्रैकेट g प्लस a। तो यहाँ पे g था 10, a है 10, 10 प्लस 10 20, 20 इंटू 60 मतलब 1200। क्या लिखो अब?
न्यूटन, ये बन गया एपरेंट वेट। ठीक है। एंड अगर आपको बोला जाता कि सेम लिफ्ट अगर रेस्ट में है तो उस केस में उसका एपरेंट वेट कितना होता? बोलो पटपट, आप ओरली आंसर चाहिए। 60. 600. 600। अगर लिफ्ट मूव हो रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो उस केस में एपरेंट वेट कितना होता? 600. 600. 600. अगेन सेम 600 न्यूटन। यानी कि एपरेंट वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होता है। ठीक है। सेम केस में अगर आपको बोला जा रहा है, आई थिंक थर्ड कंडीशन हो गई थी, नेक्स्ट कंडीशन में अगर आपको बोला जा रहा है कि लिफ्ट है इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर विथ एक्सेलरेशन ए, पहले स्टैंडर्ड कंडीशन देख लेते, विथ एक्सेलरेशन ए, तो उस केस में क्या होगा? फिर से एक लिफ्ट, N is equals to mg minus a. वेरी गुड। ये वेइंग मशीन, ये हमारा ब्लॉक आ गया। अब ये जा रही है डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, तो फोर्सेस तो वही रहेंगे, एम जी जाएगा डाउनवर्ड, कॉन्टैक्ट फोर्स जाएगा अपवर्ड, सिस्टम आ रही है नीचे। बस हमें चेंज क्या करना पड़ेगा? जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में उसको mg minus n is equal mg. पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मतलब ये बनेगा एम जी माइनस एन इज इक्वल्स टू एम ए। क्लियर? देयरफॉर n will become equals to mg माइनस एम ए। बस माइनस एन को उधर लेके गए, एम ए को इधर लेके आ गए। ठीक है। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यानी n बन गया m इन ब्रैकेट g माइनस ए। ओके। तो अब इस केस में एपरेंट वेट बढ़ गया या कम हो गया या सेम है? कम कम हो हो गया. गया. यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं n लेस देन एम जी हो गया। yes sir. ठीक है। अब अगर सेम एग्जांपल यहाँ का हम लेंगे कि आपको बोला है, हाँ तेजस, Okay, सेम sir. Thank एग्जांपल आपको बोला है कि फिर से वही पर्सन है जिसका मास 60 केजी था और लिफ्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड। तो उस केस में व्हाट विल बी द एपरेंट वेट? 0. 0. वाई 0? सर वो दोनों 10-10 है ना, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और ये कब पॉसिबल होता है? फ्री. फ्री फॉल. वेरी गुड, जब फ्री फॉल होता है। एंड ये टाइप की सिचुएशन जो है उसको अपन बोलते हैं कि ये वेटलेसनेस कंडीशन है। मतलब वेट की फीलिंग ही नहीं आती है क्योंकि वहां पे जो रिजल्टेंट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट होने वाला है उसकी वैल्यू 0 बनती है। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन कहाँ पे होती है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ग्रेविटेशन में इसको। कब होता है ये? जब Vacuum. एस्ट्रोनॉट होता है सैटेलाइट में, स्पेस में, लेकिन वो किस में चाहिए? स्पेस में नहीं चाहिए। किस में चाहिए? स्पेस क्राफ्ट के या फिर सैटेलाइट के अंदर चाहिए। या फिर जो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर बिठा दिया और केबल को अगर कट कर दिया तो जब तक लिफ्ट नीचे नहीं गिर रही है सेम सिचुएशन वहां पे पॉसिबल होती है। ठीक है। यानी कि ये सारी कंडीशंस हमने यहाँ पे देख ली है जो ऊपर इंट्रोड्यूस की थी कि जो एपरेंट वेट है वो ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है, या फिर यहाँ पे 0 भी हो सकता है, यानी इक्वल्स टू एम जी। ये तो नॉर्मल केसेस होती है। तो बस यहाँ पे जो चेंज होता है जो एपरेंट वेट है उसकी सिचुएशन लिफ्ट में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, स्पेस में जाके तो अपन इतने मार्क्ड एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। ठीक है। चलो अभी आपको कुछ एग्जांपल्स देखने। यहाँ पे एग्जांपल है, एक ब्लॉक दिया है आपको ऑफ मास 10 केजी और आपको बोला है कि लिफ्ट इज मूविंग इनिशियली विथ 20 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और धीरे धीरे, या फिर उसको अपवर्ड लेते हैं, लिफ्ट इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, और वो 8 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रेस्ट में आती है। ठीक है। इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। पूरा ही लिख देता हूं। ठीक है। कम टू रेस्ट आफ्टर 8 मीटर। तो उस केस में व्हाट विल बी द एपरेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है।
सिंपल सिचुएशन है, देखो क्या हो रहा है, क्या करना पड़ेगा। पहले तो आपको डिसाइड करना सर पड़ेगा कि एक्सेलरेशन है या नहीं है लिफ्ट को। सर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर पुट एक्सेलेंट, वेरी गुड। देखो अगर वो इनिशियली स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और उसकी स्पीड 0 हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन है। एंड अगर वहाँ पे एक्सेलरेशन है मतलब एपरेंट वेट चेंज होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, जैसे कीर्ति ने बोला था, बाय यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सनी एक बार चेक कर लेते। अब इसमें मुझे बोलो कि अगर बॉडी गाड़ी कम टू रेस्ट है, इसका मतलब v कितना लेना है हमें फाइनल वेलोसिटी? 0 u कितनी है? 20 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू ए मालूम नहीं है, एस दिया है आपको 8, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? -25. माइनस आ रहा है। क्यों आ रहा है माइनस? माइनस आ रहा है तो उसका मतलब क्या लूँ मैं? डिसेलरेट होता है सर वो, हाँ, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन। डिसेलरेशन है, रिटार्डेशन है, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे क्या कंसिडर करूँ मैं? यहाँ पे हम ये Retardation. कंसिडर करेंगे, यहाँ पे ये कंसिडर करना होगा कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन वेरी गुड अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी अपवर्ड थी तो एक्सेलरेशन कहाँ पे है? Downward. एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड एक्ट होता है तो उसके लिए हमने n की कंडीशन देखी थी, n इक्वल्स टू क्या आता है फिर वहां पे? g माइनस ही आता है, बराबर। तो उस केस में n इज इक्वल्स टू m कितना दिया था आपको, मास 10 kg। तो एक्सेलरेशन कितना है ये? 25 आ गया। अब 25 आ गया, अब मतलब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 25 आ गया एक्सेलरेशन, 10 से बड़ा हो गया, तो उस केस में क्या करना होगा? उस केस में हमें बस a माइनस जी करना पड़ेगा। यहाँ पे एक एडिशनल केस इन्वॉल्व होती है जो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते बस। तो ये आएगा 15, यानी कि एपरेंट वेट बॉडी का, गाड़ी का कितना मिलेगा हमें? 150 न्यूटन मिलेगा। क्लियर? सर वो -25 तो वो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा? नहीं, हमने क्या किया, बस उसको डायरेक्शन रिवर्स कर ली ना, इसलिए उसको प्लस ले लिया हमने। और हाँ ये सर। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी फिर माइनस आता था, मॉड ले रहे इसलिए 150 कर लिया प्लस। ये एक्सेलरेशन g से बड़ा था, 10 से बड़ा है, तो इससे क्या होगा ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है? ये कैलकुलेशन सर का पर तो हो वो गया। -25 है ना? हाँ वो -25 था, लेकिन वो बड़ा है ना g से, तो हमें जब वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एक्ट होता है तो दोनों एक्सेलरेशन की सब्ट्रैक्शन लेनी पड़ती है, डिफरेंस लेना हाँ सर। पड़ता है। ओके, यस सर। वो आता नहीं वैसे, अभी मैंने ओरली एग्जांपल लिया इसलिए वो आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे बस उसका मॉड लेके ये माइनस कर लो। लेकिन यहाँ से कंडीशन क्या है कि देखो लिफ्ट नीचे आ रही है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन g से बड़ा है, तो उस केस में क्या हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है? इस तरह की ये वेइंग मशीन है, ये हमने फिक्स की है और ये ब्लॉक है। तो अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है विथ एक्सेलरेशन a एंड a अगर ग्रेटर देन g है, तो देखो ये फ्लोर का एक्सेलरेशन ये बॉडी के एक्सेलरेशन से, बोलो, फ्लोर का एक्सेलरेशन बॉडी के एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा। ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि फ्लोर जल्दी नीचे आएगा एज कंपेयर टू बॉडी, बराबर। यस तो बॉडी के कंपैरिजन में फ्लोर अगर ज्यादा नीचे आ रहा है तो उससे क्या होगा? बोलो बोलो। बॉडी अप उड़ जाएगी। बॉडी सीलिंग को लटक जाएगी। समझ में आ रहा है? इमेजिन कर सकते हैं आप? यस सर। वो फ्लोट करेगी लेकिन उसका एक्सेलरेशन कम है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसलिए बॉडी कहां पे जाएगी? सीलिंग पे जाके फिक्स होगी। एंड जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बॉडी के ऊपर एक्सर्ट होने वाला है वो कौन एक्सर्ट करेगा? अब सीलिंग एक्सर्ट करेगी। एंड इसलिए हमें ये अरेंजमेंट करके जो -25 आ रहा था उसको प्लस लेके उसमें से g को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। क्लियर? तो बस ये एडिशनल कंडीशन है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसको याद करो कि अगर a ग्रेटर देन g हो गया तो उस केस में जो बॉडी पहले हमने नीचे रखी थी वो जाके सीलिंग को जाके फिक्स हो जाती है। क्लियर?
नॉर्मल कंडीशन है, सोचने जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लिफ्ट जा रही है नीचे, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ज़्यादा है बॉडी से, तो बॉडी पहले फ्लोट करेगी, फ्लोट करके वो धीरे धीरे नीचे आ रही है, लिफ्ट ज़्यादा फास्ट आ रही है, तो वो लिफ्ट के सीलिंग को जाके वहाँ पे टच करेगी। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से ये वेइंग मशीन होती है एंड उसके ऊपर से ये सारी रीडिंग्स अपन ले सकते हैं। सेम केसेस जो है वो स्प्रिंग बैलेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। अब स्प्रिंग बैलेंस मतलब वो छोटा बच्चा होता है, उसका वेट मेजर करने के लिए उसको बैग में डालते और अटक देते ऊपर, देखा है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस में भी क्या होगा फिर, स्प्रिंग बैलेंस किसकी रीडिंग शो करेगी, ये ऐसे हुक होता है, ये हुक में फिर अपन डिफरेंट ब्लॉक जो भी हमें जिसका भी हमें वेट मेजर करना है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आता है स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअल में मेजर क्या करता है, ये भी मेजर करता है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्यों, क्योंकि एक्चुअल में मेजर्ड हो रही है, मेजरमेंट हो रही है फोर्स with which it is pulled। मतलब नॉर्मली हाथ ऐसे उसके ऊपर रख देंगे एंड फोर्स लगा के अगर जोर से खींचेंगे तो दोनों केस में रीडिंग सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी, Different. डिफरेंट रहेगी। यानी कि वहां पे कितने फोर्स से हम उसको खींच रहे हैं वो बेसिकली रीडिंग हमें वहां पे मिलती है। ठीक है, देखो इस तरह की एडजस्टमेंट वहां पे होती है। ये स्प्रिंग, ये यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है, ये स्प्रिंग है, ये रीडिंग है। एक्चुअल में ये दोनों सेटअप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था एक के अंदर ही है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा इनको बाजू बाजू में रखा है कि यहाँ पे अगर स्प्रिंग को ये वेट यहाँ पे प्रेस किया है तो उसकी वजह से स्प्रिंग का ये एक्सपांशन होगा एंड ये एक्सपांशन होने के बाद ये जो एरो है हमने यहाँ पे मार्किंग करके रखी है, ये अपनी पोजिशन चेंज कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरह से ये स्प्रिंग Yes. बैलेंस मेजर करता है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर देखेंगे तो ये आ गई हमारी स्प्रिंग एंड इसको खींचने के लिए हमने जिसका वेट मेजर करना है वो m इतना मास यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एम जी विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड स्प्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा वो उसको बैलेंस करेगा। अगर इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे रीडिंग मिलेगी वो कितनी रहेगी, अगेन T is equals to mg. T इज इक्वल्स टू एम जी रहेगा। ठीक है, एंड ये T इज इक्वल्स टू एम जी में जो T की रीडिंग हो रही है वो एक्चुअल में हमारा एपरेंट वेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले पहले जैसी पॉसिबिलिटी है कि T इज इक्वल्स टू एम जी हो सकता है, या फिर T ग्रेटर देन एम जी हो सकता है, या फिर T लेस देन एम जी हो सकता है, या फिर T इज इक्वल्स टू जीरो हो सकता है कि ये पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली? Yes, sir. कब पॉसिबल है बोलो वन बाय वन। When acceleration स्प्रिंग is फोर्स ही मेजर upward, कर रहा है शिवम। हाँ बोलो, फर्स्ट कंडीशन कब, acceleration is equal to 0. एंड सेकंड कंडीशन कब, Acceleration is upward. नॉट इक्वल टू जीरो बट लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये कब, acceleration is Downward downward। acceleration. Downward acceleration. ठीक है ना, ऊपर की जो पूरी कंडीशन है वही पूरी की पूरी एप्लीकेबल होगी। एंड ये कब, लास्ट वाली कंडीशन कब, जब a इक्वल्स टू जी रहेगा एंड वहां पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पे चाहिए, डाउनवर्ड चाहिए। अपवर्ड रहेगा तो वो डबल होगा, मतलब वो वहां पे मेंटेन नहीं रहेगा। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. चलो अब स्प्रिंग बैलेंस की बात करते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस को अगर हमने एक मास है 20 kg का कनेक्ट किया है और उसको हमने लिफ्ट में प्लेस किया है विच इज मूविंग अपवर्ड है विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी एपरेंट वेट की? सर एक बार क्वेश्चन बताओ ना क्या। ये ब्लॉक है 20 kg का, स्प्रिंग बैलेंस को कनेक्ट किया है एंड स्प्रिंग बैलेंस कहाँ पे है, लिफ्ट के इनसाइड है। ये स्प्रिंग बैलेंस और ये लिफ्ट के इनसाइड है और लिफ्ट जा रही है अपवर्ड विथ a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रीडिंग हमें स्प्रिंग की दिखने वाली है जिसको अपन एपरेंट वेट बोलते हैं वो कितनी रहेगी?
यस 180 क्या करना होगा, अपवर्ड है मतलब g प्लस ए, मतलब कितना बनेगा, ये मास दिया है 20, तो 10+1 मतलब 11, कितना आएगा, वेरी 220. गुड, 220 न्यूटन। ठीक है, वही अगर आपको बोला जाता कि a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऊपर की सेम सिचुएशन है, बस अब लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड आ रही है, नीचे आ रही है, तो उस केस में एपरेंट वेट कितना रहेगा, 160. वेरी गुड। डाउनवर्ड आ रहा है मतलब क्या होगा, g माइनस ए होगा, तो ये बनेगा 20, 10 माइनस 2 यानी ये 8, सो इट विल बी 160 न्यूटन। तो इस तरह से ये वेइंग मशीन एंड स्प्रिंग बैलेंस है, इनकी केसेस ऑल टुगेदर सिमिलर होती है। ठीक है, बस यहाँ पे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अगर मोशन हो रही है तो बस ये एडिशनल हमें ए जी प्लस ए इनकी जो सिचुएशन है उनको चेंज करना पड़ता है, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह की भी कंडीशन देंगे कि सपोज एक लिफ्ट है, ये नीचे वेइंग मशीन इसको ही फिक्स की है हमने, और इसके ऊपर आपको बोला है कि ये 10 kg का ब्लॉक रखा है, एंड ये 10 kg के ब्लॉक के ऊपर जो है और 5 kg का ब्लॉक रखा है। फॉर्मूले तो सेम ही रहेंगे शिवम, कुछ अलग कंडीशन वहाँ पे है नहीं, बस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को बोलते टाइम वो अलग लैंग्वेज से पूछ सकते हैं कि एपरेंट वेट कितना है, या फिर मेजरमेंट कितनी है, या फिर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी है, बस वो क्वेश्चन के टाइप बदल सकते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, ऐसे 2 ब्लॉक प्लेस किए और बोला है कि सिस्टम इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उस केस में ये जो वेइंग मशीन है उसकी एपरेंट वेट की रीडिंग कितनी रहेगी। बोलो, कर सकते हैं, यस नो, 60, 210, Sir, सर 310. 210 सर 210 210 Newton. 210, ओके। पहली तो बात ये है कि ऐसे ब्लॉक ब्लॉक रखो या फिर पूरा आदमी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो विंग मशीन के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है ये दोनों के वेट की वजह से एक्ट होगा। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे अपन कि पहला वाला जो ब्लॉक है 5 kg का, वो क्या करेगा, उसका mg एंड ये n1 इस तरह से एक्सर्ट करेगा। फिर ये जो दूसरा ब्लॉक रहेगा नीचे का, वो तो n1 एक्सपीरियंस करेगा ऊपर का, एंड साइमल्टेनियसली ये n2 एक्सपीरियंस करेगा, और यहाँ पे इसका mg यहाँ पे एक्ट होगा, ये m2g ये m1g, ये दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट fbd हो गई, फर्स्ट ब्लॉक के लिए सेकंड ब्लॉक के लिए fbd क्लियर है। ये ड्रॉ करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कि 10+5 मतलब टोटल m1 प्लस m2 दोनों का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, एंड वो दोनों मिला के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये बनेगा n माइनस ऑफ m1 प्लस m2 इंटू जी इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। अब इनके एडिशन ही कंसीडर करनी है, मतलब अपन डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 10+5 दैट विल बी 15, एंड एक्सेलरेशन कितना आएगा अपवर्ड इसलिए 14, कितना आएगा फिर मल्टीप्लीकेशन इनका, सर 210 ही आता है। ओके 210 न्यूटन करेक्ट है। इसमें किसी को कंफ्यूजन, No, sir. No, sir. No, sir. 210 न्यूटन, मतलब एक ब्लॉक देने की जगह पे आपको वो 2 दे सकते हैं, 2 से 4 दे सकते हैं, तो इस तरह से, या फिर आपको बोल सकते हैं कि लिफ्ट है, लिफ्ट के नीचे यहाँ पे अभी वेइंग मशीन नहीं नहीं है बोलेंगे, और यहाँ पे क्या है, एक आदमी खड़ा है, अब ये आदमी ठीक है एज्यूम कर लो ये आदमी है, कैसे हो गया, हाँ ठीक है, ये आदमी है, एंड इसके ऊपर हमने क्या किया है, यहाँ पे वेइंग मशीन प्लेस की है, एंड इस वेइंग मशीन के ऊपर ये आदमी का ये छोटा बच्चा ऊपर खड़ा है, ऐसे कुछ भी एडजस्टमेंट आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा बच्चा है, और आपको बोला है कि जो छोटा बच्चा है स्मॉल एम उसका मास है 10 kg, जो वेइंग मशीन है उसका मास है 5 kg, एंड जो मैन आपको दिया है डब कैपिटल एम लेता हूँ, उसका मास आपको दिया है 45 kg। तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स exerted by lift और फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, सर ये लिफ्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड है? नहीं एट रेस्ट है, चलो बोलो अब क्या होगा,
एट रेस्ट मतलब ग्राउंड की तरह की कंडीशन है, हमें पहले तीनों की वेट, तीनों के मासेस का एडिशन करना पड़ेगा। कितना आता है 600 Newton, sir. How much? 16 600 मतलब इसको सिंगल ब्लॉक, हाँ सिंगल सर, सिस्टम कंसिडर 600। करेंगे तो ये 600 Newton. यस mg एंड ये अपवर्ड जाएगी n, तो यहाँ पे रेस्ट में मतलब n बनेगा mg। टोटल मास कितना आता है 60, यानी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है दैट विल बी 600 न्यूटन। अगर बोला गया है कि सेम लिफ्ट है, अब ये अपवर्ड जाने लगी और अपवर्ड जा रही है विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो कुछ चेंज होगा क्या? सॉरी, यस, कुछ चेंज होगा क्या? Yes, sir. क्या चेंज होगा बोलो? 720। बस यहाँ पे n इज इक्वल्स टू यम लेते हैं तो ब्रैकेट में g प्लस ए लेना पड़ेगा। मतलब प्रोसेस वही है जो पहले दिन समझ में आ गई थी, बस डिफरेंट एप्लीकेशन में अगर सॉल्व करना है तो 1 बाय 1 एफबीडी ड्रॉ करके भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पूरी एक सिस्टम कंसिडर करेंगे तो ऐसे एक स्टेप में आंसर आता है। यम कितना आ गया था तीनों का 60, अब g प्लस ए मतलब ये आएगा 12, तो ये आ गया 720 न्यूटन। अगर आपको बोला गया कि सेम लिफ्ट है और वो लिफ्ट जा रही है अपवर्ड की जगह पे डाउनवर्ड, और ये डाउनवर्ड मूव हो रही है विथ एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन दैट केस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा? डाउनवर्ड के लिए कंडीशन क्या बनती है? m इन ब्रैकेट 480। g माइनस ए, मतलब ये 6 इंटू 6 मतलब 360 न्यूटन, करेक्ट है। अगर आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैन, अब जो मैन है मतलब उसके हेड के ऊपर हमने रखा है, तो एज्यूम करो कि उसका हेड कितना नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये आपको पूछा गया है। डायग्राम आपको शो कर देता हूँ, या फिर इसको मैं फिर से नीचे भी ड्रॉ करूंगा तो और थोड़ा समझ में आएगा। चलो कॉपी कर लेते हैं, और ये आपकी डायग्राम। तो सेम डायग्राम में आपको बोला है कि यहाँ पे जो ये इसका हेड है, ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइड करेगा ऊपर की रिएक्शन, ये इसको n1 बोल देते हैं, तो ये n1 कितना होगा? उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि पहले उसके सर के ऊपर कितना वेट एक्ट हो रहा है। 15 15। kg. मतलब ऐसी कंडीशन हो गई कि ये mg नीचे जा रहा है तो वो n1 प्रोवाइड करेगा। अगर ये कंडीशन आपको एट रेस्ट में पूछी गई है तो वहां पे n1 इक्वल्स टू mg बनेगा, यानी ये 15 इंटू 10 बनेगा डायरेक्टली 150 न्यूटन। क्लियर? Yes, sir. अगर Yes, सेम sir. क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि लिफ्ट जा रही है अपवर्ड और उस अपवर्ड मोशन का एक्सेलरेशन दिया है 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो क्या करेंगे आप? बस इतना चेंज होगा। क्या आएगा ब्रैकेट में? g प्लस ए 195। 15 इंटू 13 आता है क्या? हाँ सर। कंफर्म 195 है, लिख दूं? हाँ। ओके ठीक है। अगर आपको बोला गया है कि सेम सिचुएशन में लिफ्ट अगर जाने लगी डाउनवर्ड और डाउनवर्ड जाते टाइम उसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इन दैट केस तो फिर नॉर्मल रिएक्शन n1 कितनी होगी? क्या करना पड़ेगा? बस 135। मतलब ये 8 आएगा, है ना? 135 9 आएगा, सॉरी। Yes. अगर आपको बोला गया है कि सेम क्वेश्चन है और बोला गया है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन अगर लिफ्ट है रेस्ट में, ये कंडीशन है लिफ्ट रेस्ट में है, तो लिफ्ट के मतलब लिफ्ट में जो वेइंग मशीन है कहाँ पे आपको समझ में आ गया, तो उसकी रीडिंग क्या होगी? 100 Newton. वेइंग मशीन के सरफेस के ऊपर एक ही mg एक्ट हो रहा है छोटे बच्चे का, तो वो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। रेस्ट में मतलब यहाँ पे ये n बनेगा इज इक्वल्स टू mg। अब छोटे बच्चे का मास दिया था 10, मतलब ये कितना आ रहा है 100 न्यूटन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
अगर बोला गया है कि लिफ्ट जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन क्या करना होगा? 140. 10 इंटू 14 यानी 140. अगर बोला जा रहा है कि लिफ्ट जा रही है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड के लिए कंडीशन है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द रीडिंग? क्या होगा? 80. 80. कोई कंफ्यूजन नहीं ना? क्लियर है? बस कंडीशन क्या है, अपवर्ड जा रहा है तो जी प्लस ए करो, डाउनवर्ड आ रहा है तो जी माइनस ए करो. बाकी पूरी सिचुएशन जो हमने नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करते टाइम कंसीडर की थी वो ऑल टुगेदर सिमिलर रहेगी, उसमें कोई चेंज होकर नहीं होने वाला. क्लियर हो जाएगा फिर? हाँ सर. अब आपको बोला है कि लिफ्ट है जिसका मास है 980 kg. उस लिफ्ट में एक मैन है, उसका मास है वो है 20 kg. और वहां पे आपको बोला जा रहा है कि कैलकुलेट टेंशन इन द केबल इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट. 10,000. क्या होगा कि लिफ्ट उसके अंदर जो ब्लॉक मैन हमने रखा है दोनों का वेट जो है mg दैट विल एक्ट इन अप डाउनवर्ड डायरेक्शन. टेंशन उनको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड जाएगा तो t बन गया इक्वल्स टू mg, यानी यहाँ पे t बनेगा m 1000 इंटू 10 मतलब ये 10,000 न्यूटन. फिनिश्ड. फिर वो लिफ्ट का मास अलग से दे रहे, मैन का मास दे रहे, एक की बॉडी है या फिर एक से दो बॉडी अंदर डाल रहे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. जो सॉल्व करने की प्रोसेस है उसमें सेम है. एंड इसमें तो आपको इसी के ऊपर फोकस करना है. अपवर्ड जा रहा है तो m इंटू जी प्लस ए, डाउनवर्ड आ रहा है तो m इंटू जी माइनस ए. इसलिए अपवर्ड मूविंग डाउनवर्ड मूविंग कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देने दो वो सिंप्लीफाई होकर आपका सॉल्व होता ही होता है. क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे स्प्रिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जितने भी एप्लीकेशंस वहाँ पे इन्वॉल्व है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. आगे जाके क्या होगा, स्प्रिंग खत्म हो गया ऐसे नहीं, स्प्रिंग आएगी. जैसे कि आगे हम फ्रिक्शन भी पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे ब्लॉक मूव करेगा. अब तक स्मूथ था, वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से एक कंसेप्ट एडिशनल आएगी. लेकिन स्प्रिंग की केस में हमें क्या क्या कंसिडरेशन करने थे वो इनको छोड़ के नहीं आने वाले. ठीक है ना? तो अभी जो है हम अब तक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बातें डिस्कस कर रहे थे, अभी सेम सिचुएशन हम कंसीडर करने वाले हैं along inclined plane. हॉरिजॉन्टल प्लेन छोड़ के अगर आपको इंक्लाइन प्लेन या फिर इंक्लाइन सरफेस दिया तो क्या होगा? अब इसमें देखो, एक तो ब्लॉक ब्लॉक कांटेक्ट में रहेंगे तो उनकी बिटवीन क्या होता है? Contact force. Normal force. नॉर्मल फोर्स. वेरी गुड. अगर दो ब्लॉक्स कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग है तो क्या होता है? टेंशन. टेंशन इन द स्ट्रिंग. अगर दो ब्लॉक्स कनेक्टेड विद द स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स. Restoring force. Restoring. तीनों को छोड़ के कुछ होगा ही नहीं. आगे पूरा जो टॉपिक आप देखेंगे, अभी मैं इंक्लाइन सरफेस पढ़ाऊंगा, इंक्लाइन सरफेस होने के बाद फिर अपन पुली देखेंगे. पुली हो गई मतलब एनएलएम खत्म ही हो गया. बाद में एडिशन में हमने जितने सारे प्रॉब्लम पढ़े थे तो जहां जहां पे सरफेस था वहां पे हम उसको स्मूथ को हटा देंगे, फ्रिक्शन को ऐड कर देंगे. तो हर बार किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कोई भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, किसी भी एप्लीकेशन में वो दे रहे तो वहां पे एक तो कांटेक्ट में होंगे तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आएगा. कांटेक्ट में अगर नहीं है लेकिन फिर भी वो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. कनेक्टेड होने के लिए वहां पे कंडीशन है, कंपलसरी स्ट्रिंग चाहिए होगी. स्ट्रिंग की दो केसेस, एक तो मासलेस होगी या फिर विथ मास होगी. मासलेस होगी तो क्या करते थे अपन? टेंशन एट एवरी पॉइंट. Same. एंड अगर विथ Same. मास है तो वो मास पर यूनिट लेंथ का कंडीशन कंसीडर करके टेंशन एट एनी पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है वहां पे टेंशन कैलकुलेट करते थे. ठीक है? एंड उसको रिप्लेस करेंगे तो स्प्रिंग लेके आएंगे. इसको छोड़ के कोई वेरिएशन किसी सिस्टम में बचेंगे नहीं. क्लियर? Yes, sir. अब ये इंक्लाइन प्लेन में क्या होगा, देखो सब कुछ सिमिलर रहेगा, बस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस की जगह पे हमें इंक्लाइन सरफेस लेना पड़ेगा इस तरह से. और आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है सरफेस का वो है थीटा. अब यहाँ पे जो हाइट दी है इस सरफेस की वो आपको बोली जाती है कि h है. एंड ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसकी जो लेंथ है सपोज l है.
इस तरह का डेटा हमें दिया जाता है। तो अब कंडीशन क्या होगी, देखो यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस किया जाएगा। अब ब्लॉक मतलब क्या है कि गाड़ी हो सकती है, आदमी हो सकता है, ब्लॉक पेन हो सकता है, बॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम फिजिक्स में उसको हर बार ब्लॉक से डिनोट करेंगे। इस तरह का ब्लॉक दे दिया। अब इसकी एफबीडी मैंने पहले इंट्रोड्यूस की है, तो आपको 90% उसमें कोई मतलब इश्यू होगा ही नहीं। आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ब्लॉक हमें यहाँ पे दिख गया, हमें करना क्या पड़ेगा, mg mg कहाँ पे, downward वर्टिकली डाउन। वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। अब ये mg वर्टिकली डाउनवर्ड आने के बाद दूसरा फोर्स हमें लेना है, दैट विल बी नॉर्मल परपेंडिकुलर टू normal सरफेस। नॉर्मल। कहाँ पे जाएगा ये नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू सरफेस। perpendicular to सरफेस the को परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बस ये इंक्लाइन सरफेस पे हम एक छोटी सी एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट ये होती है कि नॉर्मल जहां पे एक्ट हो रहा है, इस नॉर्मल के अलोंग हम हमारा y एक्सिस कंसीडर कर देते हैं। मतलब ये बन गया प्लस y, ये बन गया माइनस y। एंड अभी x एक्सिस कंसीडर करना है, तो वो कहाँ पे आएगा x एक्सिस, हाँ सर। नॉर्मल को परपेंडिकुलर, मतलब इंक्लाइन प्लेन को पैरेलल। पैरेलल। तो ये बन गया हमारा x एक्सिस, ठीक है। तो इतनी एडजस्टमेंट बस हमें यहाँ पे करनी पड़ती है, ठीक है। ये बस अभी एग्जांपल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। आगे जाके हम ये एडजस्टमेंट भी नहीं करेंगे, हमें समझ में आएगा कि कौन से मतलब कंपोनेंट किस डायरेक्शन में एक्ट होते हैं और कहाँ पे एक्ट होता है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे ये mg है, ये इंक्लाइन यहाँ पे एक्ट हो रहा था, ये एंगल थीटा है, ये वर्टिकल अगर यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसिडर करना होता तो यहाँ पे ये एंगल इसका थीटा बनता, ठीक है। ये एफबीडी में मैंने इंट्रोड्यूस किया था। अब मुझे बोलो, मुझे अगर mg के यहाँ पे कंपोनेंट लेने हैं, तो अलोंग y डायरेक्शन mg का कंपोनेंट क्या बनेगा, mg sin थीटा। mg cos थीटा। एंड x के अलोंग दूसरा कंपोनेंट mg का क्या बनेगा, mg sin mg sin थीटा। mg sin थीटा। तो हर बार जब भी इंक्लाइन सरफेस आपको दिया जाएगा, तो वहां पे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y ये हमेशा से जीरो रहेगी, क्योंकि जो ब्लॉक है वो सरफेस के अंदर भी नहीं घुसने वाला और ऊपर उड़ा भी नहीं मारने वाला। क्लियर है। तो हर बार समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y अगर जीरो है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय mg cos mg cos थीटा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम लेना है तो इक्विलिब्रियम आ सकता है, या फिर वहां पे मोशन परफॉर्म हो सकती है। अब डायग्राम में बोलो कि समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x जीरो है या नहीं है, फ्रिक्शन की कोई बात नहीं की, मतलब फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है, ये जीरो है या नहीं है, जीरो। नहीं है ना जीरो, क्योंकि एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो x के अलोंग, विच वन, mg sin मतलब थीटा। फ्रिक्शन नहीं है तो mg sin थीटा। और ये mg sin थीटा ब्लॉक को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में लेके आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बराबर। yes sir. इसलिए मैंने क्या लिखा, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x जीरो नहीं है। तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x अगर जीरो नहीं है, तो ये इक्वल टू ma होना चाहिए। यही तो अपन करते आ रहे हैं स्टार्ट से, यस नो। yes sir. तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x कौन सा है, मुझे बोलो डायग्राम से। mg sin थीटा। mg sin theta तो ये इक्वेशन बनेगा mg sin थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू ma। तो a अगर यहाँ पे कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन एक्ट होगा दैट विल बी g sin थीटा। a along x कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, g sin थीटा। यानी कि देखो, जब भी इंक्लाइन प्लेन की बात आएगी, उसमें एक चेंज ये हमेशा से ऑकर होने वाला है कि जो एक्सेलरेशन हम a इक्वल्स टू जी कंसीडर करते थे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यहाँ पे अगर इंक्लाइन सरफेस आ गया तो g विल बी रिप्लेस्ड बाय, बोलो किससे रिप्लेस होगा, g। सर एक बार रिपीट करो। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस हुआ करता था, तब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर बॉडी नीचे आ रही है तो हम उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली g कंसीडर करते थे। हाँ, लेकिन जब भी ये हॉरिजॉन्टल की जगह पे इंक्लाइन सरफेस आएगा, तो इंक्लाइन सरफेस पे जो एक्सेलरेशन हमें कंसीडर करना पड़ेगा, हर बार वहां पे वो एक्सेलरेशन कौन सा रहेगा, जी g साइन sin थीटा। थीटा। यानी कि g विल बी रिप्लेस्ड बाय जी साइन थीटा। g sin थीटा।
यानी कि इंक्लिनेशन बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ेगा या कम होगा? थीटा 30 है एंड थीटा बढ़ेगा 60 है। सर, बढ़ेगा। वेरी गुड। दोनों की केस में कौन सा एक्सेलरेशन, कौन से केस में एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा? 30 और 60 में? 60। 60 की केस में, क्योंकि साइन थीटा जो है वो 0 से 90 तक बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क करके भी लिख के देता हूँ। सर यहाँ पे वो नॉर्मल फोर्स जो है वो हाँ mg cos थीटा से बैलेंस है ना? हाँ, mg cos थीटा से बैलेंस्ड हो गया। लेकिन ये कंडीशन है कि ये स्मूथ होना चाहिए। अगर ये स्मूथ नहीं है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करता है। उसके बाद क्या चेंजेस होंगे वो हमने पढ़ा नहीं, वो आगे आने वाला है। तो अगर फ्रिक्शन की बात नहीं की है तो इंक्लाइन सरफेस पे जो एक्सेलरेशन है वो हमें क्या करना पड़ेगा? जी साइन थीटा इतना कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी सेम ब्लॉक को मैं फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ नीचे। अब मुझे बोलो सर कि वो 1 मिनट लास्ट स्टेटमेंट दिखाना। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये ब्लॉक है तो उसकी मुझे चाहिए फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड और हिट्स बॉटम। जब ये यहाँ पे आके गिरेगी बॉडी तब की उसकी वेलोसिटी मुझे चाहिए। ठीक है, एंड जब हमने उसको क्या किया था? छोड़ दिया था, मतलब वो इनिशियली रेस्ट में था। ये कंडीशन कंसीडर करके मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो कितनी आएगी बोलो? क्या करना होगा हमें? v स्क्वायर इक्वल टू काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा ना, अगर वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बॉडी मूव हो रही है तो मैंने बोला कि हाँ सर। रेस्ट में थी, मतलब ये u इक्वल टू 0 बनेगा। तो ये v स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है? जी साइन थीटा हर बार अभी ये याद ही रखना है, इंक्लाइन सरफेस आ गया मतलब एक्सेलरेशन विल बी जी साइन थीटा। एंड एस को हमने एल बोला था, देखो डायग्राम में। ठीक है, बट साइन थीटा को अपन रिप्लेस कर सकते हैं क्या एल के टर्म में या फिर एच के टर्म में फ्रॉम डायग्राम? क्या कर सकते बोलो? एच अपॉन एल अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी एच बाई एल। तो इसका मतलब वी स्क्वेयर बनेगा 2 इंटू जी साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा तो अभी नहीं रहेगा, जी इंटू एच बाय एल इंटू एल। तो एल एल यहाँ पे कैंसल हो जाएगा एंड फाइनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या एक्सप्रेशन? सर ये फ्री फॉल में भी तो सेम होता था ना? यस, तो हम यहाँ पे इसलिए कंक्लूड कर सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट। वो इंक्लिनेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किसके ऊपर डिपेंड करती है? हाइट के ऊपर। कंडीशन ये है कि बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स या फिर एक्सेलरेशन सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। ठीक है, फिर इंक्लाइन सरफेस हो या फिर फ्री फॉल हो, दोनों की केस में जो वेलोसिटी है दैट विल रिमेन सेम। क्लियर? अभी हमें कैलकुलेट करना है टाइम। टू रीच बॉटम बोलो या फिर टू हिट द ग्राउंड बोलो, टाइम कितना लगेगा? अब टाइम निकालने के लिए फिर से हम क्या यूज करेंगे? काइनेमेटिकल इक्वेशन ut प्लस हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर। अब यहाँ पे h मतलब हमें इंक्लाइन सरफेस की लेंथ लेनी पड़ेगी, वो कितनी है? l। u तो 0 था, 1/2 इंटू ए का मतलब कौन है? जी साइन जी थीटा। साइन थीटा अंडर रूट 2h बाई जी। यस, अंडर रूट 2h बाई जी है टाइम। अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस पे थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है टाइम। ठीक है, तो ये क्या आ गया? l इक्वल्स टू हाफ ऑफ
जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो उस केस में सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बना ये 2l डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर। लेकिन अभी अभी हमने जो साइन थीटा डिफाइन किया था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन यल था, तो यहाँ से अगर मैं एल को रिप्लेस करूंगा तो यल की रिप्लेसमेंट होगी एच अपॉन साइन थीटा से। इसमें अगर पुट करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा 2 अपॉन जी साइन थीटा, ये पहले से था, अब एल को रिप्लेस कर रहे हैं अपन बाय एच अपॉन साइन थीटा, यानी कि टाइम बनेगा, बोलो रूट लेंगे दोनों साइड में तो √2। साइन थीटा बाहर आ जाएगा बराबर। हाँ सर। तो जो जनरल हमारा फॉर्मूला रहता है √2h/g, उसमें ये साइन थीटा की एडिशनल टर्म ऐड हो रही है। ठीक है, तो बस इतना चेंज होता है इंक्लाइन सरफेस की मोशन कंसीडर करते टाइम। बाकी फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्सेस की कंसीडरेशन सब कुछ सिमिलर रहेगा। अगर हमें डायरेक्टली टाइम पूछा जाता है, अगर हमें डायरेक्टली वेलोसिटी पूछी जाती है, अगर हमें डायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछा जाता है, जो आज के एसबीटी में आ सकता है, तो उसके लिए आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले जो है वो हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल जो भी प्रॉब्लम्स है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंक्लाइन प्लेन, वो हम कल के लेक्चर पे सेम टाइम कंटिन्यू करेंगे। टुडे एसबीटी विल बी देयर, और एसबीटी में आज के कंटेंट के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, एंड हो सकता है स्प्रिंग रिलेटेड जो पहले भी लेक्चर हुआ था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग एंड इंक्लाइन सरफेस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है आज के एसबीटी के लिए। क्लियर? यस सर। चलो, Recording stopped.